नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप का डॉलर वाला डिप्रेशन दिखाएंगे और फिर समझेंगे आखिर ट्रंप ब्रिक्स के नाम से इतना घबराते क्यों हैं, जिसका सदस्य भारत भी है। ट्रंप ने धमकी दी है कि जो भी ब्रिक्स से जुड़ेगा उस पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। आज ट्रंप के इस डर को हम डिकोड करेंगे। फिर आपको जिनपिंग का राफेल वाला डर भी दिखाएंगे, जिसे फ्रांस की एक सीक्रेट रिपोर्ट ने एक्सपोज किया है। दावा यह है कि भारत पाकिस्तान के सैन्य तनाव के दौरान राफेल को लेकर जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया वो चीन प्रायोजित था। एक बड़ी खबर बिहार से है, जहां वोटर लिस्ट वाला क्लेश बढ़ता जा रहा है। विपक्ष ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की है, जबकि आज ओवैसी ने इस मामले पर दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। हालांकि बिहार के नाम के साथ एक बार फिर जंगल राज ट्रेंड कर रहा है। बिहार में 24 घंटे में 4 शहर हत्याकांड से हिल गए हैं। नालंदा से मुजफ्फरपुर और वैशाली तक अपराधियों की बहार है। और अब विपक्ष के बाद चिराग पासवान ने भी कानून व्यवस्था पर नीतीश को घेरा है। इन खबरों के बीच महाराष्ट्र के भाषा विवाद में सियासी मर्यादा भी अब टूटती दिख रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि महाराष्ट्र में पीटने वालों को यूपी बिहार में पटक कर मारेंगे। अब उद्धव ठाकरे ने उनकी तुलना लकड़बग्घे से की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान की प्रस्तावना को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि संविधान की प्रस्तावना माता पिता जैसी है और उसे किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। दिल्ली में आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय वार्षिक बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में 3 सूत्रीय एजेंडा तय किया गया है, जिनमें मणिपुर और भाषा विवाद के साथ घुसपैठ का मुद्दा शामिल है। आज सत्ता की शुरुआत में हम आपको एक फिल्म दिखाएंगे जिसका नाम है डर। और इस फिल्म के मुख्य किरदार हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को हमेशा लीड रोल में रखने की कोशिश करते हैं, खुद को हमेशा नायक की तरह पेश करते हैं। बात चाहे सीज फायर की हो या फायर की, ट्रंप को ये लगता है कि उनका हर फैसला सही है। लेकिन फिलहाल खुद को सुपर हीरो समझने वाले ट्रंप डरे हुए हैं। ब्राजील में ब्रिक्स देशों की बैठक से आए संकेतों ने ट्रंप को डरा दिया है। इसीलिए उन्होंने हमेशा की तरह अपना टैरिफ वाला हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी है। ट्रंप की टैरिफ वाली ये धमकी बताती है कि उन्हें डर वाली सेंसेशन हो रही है। हमारे न्यूज मित्रों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि ये डर वाली सेंसेशन कैसी है। तो आपको बता दें कि ये सेंसेशन है कपकपाहट, बौखलाहट, घबराहट, फड़फड़ाहट और हड़बड़ाहट। कपकपाहट इसलिए क्योंकि ट्रंप को ये डर है कि 1 सदी से चल रही अमेरिकी डॉलर की सत्ता अब कांप जाएगी। ट्रंप की बौखलाहट की वजह यह है कि ब्रिक्स देशों की समिट में भारत, रूस, चीन जैसे देशों ने ट्रंप के मनमाने टैरिफ का विरोध किया है। ट्रंप को लग रहा है कि अब उनकी टैरिफ वाली मनमानी लंबी नहीं चल पाएगी। चीन, भारत और रूस जैसे ताकतवर देशों को एक मंच पर देखकर ट्रंप को घबराहट वाली सेंसेशन हो रही है। ट्रंप को लेकर चीन, रूस, भारत का गठबंधन अमेरिका के लिए चुनौती बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में अमेरिकी प्रभाव के पंख टूट जाएंगे। दुनिया के तमाम देश अमेरिकी दबाव को दरकिनार कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की सुपर पावर वाली फीलिंग चली जाएगी। इसी हड़बड़ाहट वाली सेंसेशन में अब वो दुनिया के तमाम देशों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की ये पुरानी आदत है धमकी को ट्रंप ने अपनी डिप्लोमेसी का टूल बना लिया है। अब डर वाली इन सेंसेशन के बीच ट्रंप ने ब्रिक्स पर टैरिफ वाली ईंट दे मारी है। ट्रंप ने धमकी दी है कि ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों से जुड़ने वाले किसी भी देश पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। इससे किसी को छूट नहीं मिलेगी। लेकिन ट्रंप ने ये नहीं बताया कि वो ब्रिक्स के किस कदम को अमेरिका विरोधी मानते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के ठीक एक दिन पहले ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और बाकी देशों के नेताओं ने ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की खुलकर आलोचना की थी। ट्रंप की इस धमकी को उसी का बदला माना जा रहा है। दरअसल ब्रिक्स देशों में पिछले कई वर्षों से स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम की तर्ज पर अपना पेमेंट सिस्टम बनाने की चर्चा होती रही है। 2023 में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने एक समिट के दौरान ये कहा था कि ब्रिक्स संगठन के देशों को व्यापार के लिए एक नई करेंसी बनाने की जरूरत है। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन ब्रिक्स देशों के प्लान ने ट्रंप को डॉलर वाला डिप्रेशन जरूर दे दिया है।
अमेरिकी डॉलर करीब एक सदी से दुनिया की रिजर्व करेंसी रहा है। 2023 से पहले तक पेट्रोलियम का करीब पूरा कारोबार अमेरिकी डॉलर में किया जाता था। 2023 में ये तस्वीर थोड़ी बदल गई। अब तेल व्यापार का करीब 20% लेन देन डॉलर के अलावा दूसरी मुद्राओं में होता है। ट्रंप को डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो डॉलर की सत्ता खत्म हो जाएगी। इसीलिए ट्रंप टेंशन में है, धमकी दे रहे हैं। लेकिन ब्रिक्स के देशों ने उनकी धमकी का जवाब देना भी शुरू कर दिया है। ट्रंप की टैरिफ धमकी का पहला जवाब चीन ने दिया है। ब्रिक्स दुनिया की 11 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया भी इसके सदस्य हैं। ट्रंप इस संगठन को अमेरिका के लिए चुनौती मानते हैं, इसीलिए जब जब ब्रिक्स का जिक्र आता है वो धमकी देने लगते हैं। दूसरी बार सत्ता संभालने के कुछ दिन बाद ही ट्रंप ने कहा था कि वो ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाएंगे, जिसके कुछ दिन बाद ब्रिक्स को ट्रंप ने डेड घोषित किया और दावा किया कि उनकी 100% टैरिफ की धमकी के बाद ये खत्म हो गया। फिर ट्रंप ने फूट डालो वाली नीति अपनाई। ये कहा कि टैरिफ धमकी के बाद ब्रिक्स के देशों में मतभेद हैं और ये संगठन टूट गया है। जब ट्रंप की ये नीति भी काम नहीं आई तो वो फिर धमकी वाली कूटनीति पर उतर आए और ब्रिक्स देशों को परिणाम भुगतने की धमकी दे दी। 100% टैरिफ से शुरू हुई ट्रंप की धमकी अब 10% टैरिफ तक पहुंच चुकी है। ऐसे में दुनिया उनकी धमकी वाली हवाबाजी को समझने लगी है। दरअसल ट्रंप भी ये जानते हैं कि ब्रिक्स से टकराना उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि 40 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। ऐसे में भविष्य में ब्रिक्स देशों की ताकत बढ़ना तय है। वैसे भी ब्रिक्स में शामिल देशों की आबादी करीब 390 करोड़ है, जो दुनिया की कुल आबादी का आधे से ज्यादा है। ब्रिक्स के देशों का कुल क्षेत्रफल दुनिया का 30% है। ब्रिक्स देशों की जीडीपी $15 ट्रिलियन की है, जो दुनिया की कुल जीडीपी का 23% है। ब्रिक्स देशों की यही ताकत ट्रंप को डरा रही है। अमेरिका को ये लगता है कि अगर ब्रिक्स को अपनी तरह से काम करने दिया गया तो वो अमेरिका के वर्चस्व के लिए खतरा होगा, G7 के वर्चस्व के लिए एक खतरा होगा और इसको दूर धकेलने के लिए वो ब्रिक्स को छोटा करने के लिए वो प्रयास में लगे हैं। तो इस तरह से ट्रंप साहब को अपने जो वर्ल्ड व्यू है उस पर एक ब्रिक्स एक खतरा मंडराते हुए नजर आते हैं। ब्राजील में चल रही ब्रिक्स समिट से आया भारत वाला जरूरी अपडेट भी जान लीजिए। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत को एक बड़ी राजनयिक जीत मिली। ब्रिक्स देशों के संयुक्त घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने के लिए आड़े हाथों लिया और आतंक के खिलाफ एकजुटता की अपील भी की। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिक्स समिट के दौरान चीन भी मौजूद था। चीन की मौजूदगी में आतंकवाद पर पाकिस्तान की यह फजीहत हुई है। ब्रिक्स घोषणा पत्र में यह कहा गया कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह पहली बार है जब ब्रिक्स जैसे मंच पर भारत में हुए किसी भी आतंकी हमले की इतनी स्पष्ट निंदा की गई हो। सत्ता में आपने ट्रंप वाला डर देख लिया, अब हम आपको चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का राफेल वाला डर दिखाते हैं। आपको याद होगा मई में जब भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव हुआ था और सिर्फ 4 दिनों में भारतीय सेना ने मुनीर आर्मी को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। तब भारत की जीत के बाद पाकिस्तान से लेकर भारत में बैठे बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि भारत का कितना नुकसान हुआ और भारत ने इस सैन्य संघर्ष में अपने कितने राफेल जेट खो दिए। लेकिन अब इसे लेकर फ्रांस से एक बहुत दिलचस्प रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि राफेल वाला ये प्रोपेगेंडा प्रोडक्ट असल में जिनपिंग की दुकान से सप्लाई किया गया था और शी जिनपिंग और उनके अधिकारी पूरे तन मन धन के साथ इस प्रोपेगेंडा को बढ़ाने में लगे हुए थे। ये दावा फ्रांस की एक सीक्रेट रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें जिनपिंग की कूटनीति नहीं बल्कि धूर्त नीति छिपी हुई है। दरअसल फ्रांस से जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें यह बताया गया है कि भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव में राफेल को नुकसान का प्रोपेगेंडा असल में चीनी दूतावास से निकला था। चीन ने यह प्रोपेगेंडा राफेल को बदनाम करने के लिए चलाया था। इन खबरों के जरिए चीन का मकसद था राफेल की बिक्री को नुकसान हो।
इससे उन देशों को प्रभावित करने की कोशिश की गई जिन्होंने राफेल खरीदे, और इसके लिए करीब 1000 सोशल मीडिया अकाउंट से चाइनीज प्रोपेगेंडा को चलाया गया। अब इसके लिए चीन ने क्या तरीका अपनाया, कैसे इस पूरे प्रोपेगेंडा की स्क्रिप्ट लिखी गई, आप वो भी समझिए। फ्रांस का दावा है कि पाकिस्तान और उसके सहयोगी चीन ने राफेल की इमेज खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर झूठी खबरें, हेरफेर की गई फोटोज, एआई जनरेटेड कंटेंट और वीडियो गेम के फुटेज का इस्तेमाल किया था। हालांकि फ्रांस के इस दावे के बाद चीन के रक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों को अफवाह करार देते हुए खारिज कर दिया है। चीन ने कहा है कि वो मिलिट्री एक्सपोर्ट में जिम्मेदार रवैया अपनाते हैं, लेकिन चीन की चालबाजियां असल में किसी से छिपी नहीं है और ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए चीन की ओर से इस तरह की साजिश की गई है। अब हम आपको चीन द्वारा प्रायोजित राफेल वाले प्रोपेगेंडा की पूरी क्रोनोलॉजी दिखाते हैं, जिससे ये मामला और भी क्लियर हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार राफेल वाले प्रोपेगेंडा का कच्चा माल चीनी दूतावास से सप्लाई किया गया। राफेल वाली अफवाह की सप्लाई के लिए 1000 सोशल मीडिया अकाउंट्स बने। प्रोपेगेंडा के कच्चे माल से सोशल मीडिया पर फेक नैरेटिव को तैयार किया गया। चीन की फेक न्यूज के बाद पाकिस्तान ने भी 3 राफेल गिराने का दावा किया। इतना ही नहीं, चीन से निकला राफेल वाला ये प्रोपेगेंडा भारत में हाथों हाथ बिक गया। भारत में भी सवाल ट्रेंड करने लगा कि इस तनाव में भारत का कितना नुकसान हुआ और कितने राफेल गिरे। लेकिन अब राफेल गिराए जाने की खबर पर फ्रांस की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। चीन ने एजेंडा चलाया जिससे राफेल की बिक्री को नुकसान हो। माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के तनाव में चीन के डिफेंस सिस्टम की जिस तरह से फजीहत हुई, उसके हथियारों की जैसी बदनामी हुई, उससे बचने के लिए चीन ने यह प्रोपेगेंडा चलाया। इस पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, एक बार आप भी सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर में देखिए क्या हुआ। पाकिस्तान को कई तरीके से उसको मार खाना पड़ी। सबसे पहले जो उसके हथियार थे, जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम था, वो कामयाब नहीं हुआ। और ये एयर डिफेंस सिस्टम किसका था? ये चीन का था। और दूसरा, जो पाकिस्तान टारगेट्स हिट करना चाहता था, खास करके J-10 एयरक्राफ्ट के साथ, जो चीन का एयरक्राफ्ट है, वो हिट नहीं कर सका। जब आप वर्ल्ड मार्केट की बात देखते हो तो जिस प्रकार से आप ये कह सकते हैं 4 दिनों में चीन के हथियार टेस्ट हो चुके थे, और उन 4 दिनों में वो टेस्ट होने के बाद लोगों ने समझा कि जिस प्रकार से इसकी बात की जाती है वो उस लेवल पर है ही नहीं। वर्ल्ड मार्केट में जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का जो टेस्टिंग हो गई थी, तो लोग फिर उससे इम्प्रेस नहीं थे कि उन्होंने देखा कि ये चीन के हथियार जो है वो उतने कामयाब नहीं है। अब जाके इस इम्प्रेशन को दूर करने के लिए, ये जहाँ तक चीन की बात है, उन्होंने फिर अपना ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, और जितने भी उनके एम्बेसीज थे वहाँ पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की बहुत हार हुई, पाकिस्तान की जीत हुई, पाकिस्तान ने जो भी किया वो कामयाब हुए और भारत ने जो किया वो कामयाब नहीं हुए। वैसे जिनपिंग के इस प्रोपेगेंडा के बीच चीन के राष्ट्रपति को लेकर भी एक और दिलचस्प सवाल ट्रेंड कर रहा है, और वो सवाल है, क्या शी जिनपिंग की सत्ता का वक्त खत्म होने वाला है? क्या शी जिनपिंग रिटायर होने वाले हैं? बीते 13 साल से चीन के सबसे ताकतवर नेता जिनपिंग अब सत्ता के आखिरी पड़ाव पर हैं क्या? ये सवाल चीन के राष्ट्रपति शी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई एक बैठक के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि इस बैठक में जो तय हुआ है वो चीन में पहले कभी नहीं हुआ है। शी जिनपिंग अपने शासनकाल में पहली बार सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख संगठनों को अधिकार सौंपने पर काम करते दिख रहे हैं। शी जिनपिंग अपनी शक्तियां चीन के दूसरे संगठनों को ट्रांसफर कर रहे हैं। 12 साल से अधिक वक्त तक सत्ता में रहते हुए ऐसा चीन में पहली बार हो रहा है। शी के इस कदम से अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो व्यवस्थित सत्ता हस्तांतरण के लिए आधार तैयार कर रहे हैं, या संभावित रिटायरमेंट की तैयारी के तहत अपनी भूमिका को कम कर रहे हैं। वैसे चीन में साल 2027 में कांग्रेस की बैठक होने वाली है, जिसमें नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। लेकिन 2018 में शी जिनपिंग ने देश के संविधान को बदल दिया था, जिसमें कहा गया था कि एक शख्स 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, जिसके बाद से ही लोगों ने मान लिया था कि जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं। लेकिन अब अचानक से चीन की सत्ता में इस तरह की हलचल दिखने लगी है कि जिनपिंग क्या रिटायर होने वाले हैं। हम आपको वो 3 संकेत भी आइए बताते हैं जिसमें शी के रिटायरमेंट वाली थ्योरी है। इसमें पहला संकेत यह है कि जिनपिंग अपने काम का बोझ कम कर रहे हैं।
दूसरा संकेत यह है कि जिनपिंग अब चीन के दूसरे नेताओं और संगठनों को शक्तियां सौंप रहे हैं। जबकि तीसरा संकेत यह है कि ब्राजील में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ उसमें जिनपिंग हिस्सा लेने नहीं पहुंचे और यह भी पहली बार हुआ है। इसीलिए सवाल तो बनता है, सीपीसी संस्थापक माओ त्से तुंग के बाद सबसे शक्तिशाली नेता माने जाने वाले जिनपिंग की सत्ता का टाइम क्या अब ओवर हो रहा है? सत्ता में अब बात पाकिस्तान के बिलावल की, जिनकी अब तक सिर्फ भारत में खिंचाई हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान में भी बिलावल अब बुरे फंस गए हैं। और इसकी वजह है बिलावल भुट्टो का एक ऐसा बयान जिसकी वजह से आतंकी हाफिज सईद के खानदान ने बिलावल से इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर बेइज्जत करने का आरोप भी लगाया है। दरअसल बिलावल भुट्टो ने 2 दिन पहले ये कहा था कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने के लिए तैयार है, बशर्ते भारत इस प्रक्रिया में सहयोग करे और इन आतंकियों के पते पाकिस्तान को दे। अब पिता के प्रत्यर्पण की बात को सुनकर हाफिज का बेटा तलहा सईद तड़प रहा है। उसने बिलावल को कैसे इसका अंजाम भुगतने की धमकी दी है वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले वो बयान सुनिए जिसे लेकर बिलावल अब आतंकियों और उनके परिवार के निशाने पर आ गए हैं। और अब सत्ता की अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारे देश और खासकर राजधानी दिल्ली के लिए एक ऐसी सीख है जिसे अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो देश की करीब 50% और दिल्ली की करीब 70% आबादी को सीधा फायदा होगा। दरअसल फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक नदी है, इसका नाम है सेन नदी। ये इतनी गंदी थी कि पिछले करीब 100 वर्षों से बंद थी। इसमें स्विमिंग और नहाने पर प्रतिबंध था, लेकिन 100 वर्षों के बाद पिछले शनिवार को सेन नदी आम लोगों के लिए खोल दी गई। अब ये नदी प्रदूषण मुक्त है, यहाँ का पानी बिल्कुल साफ और लोग इसमें अब डुबकी लगा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सेन नदी को साफ करने का काम चल रहा था। इस पर 13,755 करोड़ रुपए खर्च किए गए और अब ये पूरी तरह से साफ है। इतनी साफ कि 1923 के बाद पहली बार लोग इसमें स्विमिंग कर रहे हैं। पेरिस की सेन नदी की यह सफाई भारत की 2 बड़ी नदियों के लिए संदेश है। ये नदियां हैं गंगा और यमुना। पहले यमुना की बात करते हैं, जो इतनी गंदी है कि इसमें स्विमिंग और नहाने की बात तो भूल जाएं, इसके 100 मीटर के दायरे में भी आप खड़े हो जाएं तो आपका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। यमुना की स्थिति यह है कि देश की करीब 6 करोड़ की आबादी यमुना से जुड़ी है। दिल्ली में 70% पानी की सप्लाई यमुना से ही होती है। अगर सेन नदी से तुलना करें तो सेन नदी को साफ करने में 10 वर्ष का वक्त लगा और खर्च हुए 13,755 करोड़ रुपए, जबकि यमुना नदी की सफाई की शुरुआत 1993 में हुई, यानी 32 वर्ष पहले, और 8,372 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। लेकिन तस्वीर ऐसी है कि गंदगी का कोई नोबेल पुरस्कार होता तो वो यमुना नदी को ही मिलता। यही स्थिति गंगा नदी की भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की करीब 47% आबादी गंगा नदी से जुड़ी हुई है, यानी उसे गंगा नदी का सपोर्ट मिलता है। गंगा को साफ करने की शुरुआत 1885 में हुई और अब 40 वर्षों के बाद इस पर अलग अलग सरकारों ने करीब 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन ये अब भी बहुत गंदी है। पेरिस की 3 नदी में से पहले लंदन की टेम नदी भी साफ हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि जब पेरिस की सेन और लंदन की टेम्स जैसी नदियां साफ हो सकती हैं, तो फिर गंगा और यमुना क्यों नहीं? क्या भारत में इसके लिए इच्छा शक्ति नहीं है? यूरोप ने इच्छा शक्ति दिखाई, तकनीक और पारदर्शिता के साथ काम किया, जबकि हमारे यहाँ पैसा तो कई गुना खर्च हो गया, लेकिन बदलाव नहीं आया। 1985 से लेकर अब तक हजारों करोड़ रुपए बहा दिए गए, लेकिन गंगा में गंदगी बहाने का सिलसिला नहीं रुका है। नमामि गंगे हो या यमुना एक्शन प्लान, हर अभियान इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली है। यही कारण है कि सेन और टेम्स आज पर्यटन का गर्व है और गंगा और यमुना आज भी प्रदूषण के बोझ तले करहा रही हैं। जब तक ईमानदारी, इच्छा शक्ति और जवाबदेही नहीं आती, तब तक नदियां सिर्फ ख्यालों और घोषणाओं में ही साफ होती रहेंगी। अब कम समय में कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको बताते हैं, जिसमें पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है। इसके केंद्र में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं, जिन्होंने अब तक मुख्य न्यायाधीश का आधिकारिक निवास खाली नहीं किया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर CJI के आधिकारिक आवास 5 कृष्णा मेनन मार्ग को खाली कराने की मांग की है। इस पर अब पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में 5 कृष्णा मेनन मार्ग स्थित CJI के आधिकारिक आवास को खाली करने में उनकी ओर से कोई देरी नहीं हुई है।
उन्होंने ये भी कहा है कि वो और उनके परिवार के सदस्य अगले 2 सप्ताह में सीजेआई का आधिकारिक बंगला खाली कर देंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने अपना सामान पैक कर लिया है, अधिकतम 2 हफ्ते में ये आवास खाली हो जाएगा। नवंबर 2024 में सीजेआई के पद से सेवानिवृत्त होने वाले न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ अब 3 मूर्ति मार्ग स्थित सरकार द्वारा आवंटित घर में रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी 2 बेटियों की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के कारण घर खाली नहीं किया गया था। दरअसल सीजेआई को जो आधिकारिक आवास मिलता है वो टाइप 8 कैटेगरी का होता है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें नया बंगला अलॉट होता है जो टाइप 7 होता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने रिटायर होने के बाद भी सीजेआई का आधिकारिक आवास खाली नहीं किया था, जबकि उनके बाद सीजेआई बने जस्टिस संजीव खन्ना भी रिटायर हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर सीजेआई के आधिकारिक आवास 5 कृष्णा मेनन मार्ग को खाली कराने की मांग की है। अब संविधान की प्रस्तावना की बात भी करते हैं, जिस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना बच्चों के लिए माता पिता की तरह है और इसे बदला नहीं जा सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। आप अपने माता पिता की भूमिका को नहीं बदल सकते, ये संभव ही नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बातें कोच्चि के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज यानी NUALS में छात्रों के साथ बातचीत में कही। उन्होंने ये भी कहा कि ऐतिहासिक रूप से किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन भारत के संविधान की प्रस्तावना में आपातकाल के दौरान बदलाव किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना उस समय बदली गई जब सैकड़ों और हजारों लोग जेल में थे, जो कि हमारे लोकतंत्र का सबसे अंधकारमय काल यानी आपातकाल था। उपराष्ट्रपति का ये बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संविधान की प्रस्तावना में शामिल शब्दों समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष की समीक्षा की मांग के बाद आया है। आरएसएस का कहना है कि ये शब्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान में नहीं थे और इन्हें आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था। There has been a lot of issue about preamble to the Constitution. Well, first let me tell you, preamble of Indian Constitution is something like parenthood to children. Howsoever you may try, you can't change your parenthood. Am I right? That's not possible. That is preamble. Secondly, historically, no country's preamble has ever been changed. Thirdly, preamble of our Constitution was changed during a time when hundreds and thousands of people were behind the bars. The darkest period of our democracy, the emergency era. Then it was changed. सत्ता की अगली कुंजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी है, जिसके प्रांत प्रचारकों की बैठक आज दिल्ली में खत्म हो गई। 3 दिनों तक चली इस बैठक में संघ और उसके सहयोगी संगठनों से जुड़े सदस्य शामिल हुए और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। आज इस बैठक पर संघ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने 3 महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने कहा कि मणिपुर में शांति की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे यहाँ की स्थिति और सुधरेगी। भाषा विवाद पर संघ ने कहा कि हमेशा से ये संघ का मानना रहा है कि भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषा हैं। सभी लोग पहले से अपनी भाषा में शिक्षा लेते हैं। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर संघ ने कहा कि उसके कार्यकर्ता इस पर काम कर रहे हैं, जिससे इसका समाधान हो पाए। जब कोई जगह पर परिस्थितियां बिगड़ती है तो एक दिन में वो ठीक नहीं होती, लेकिन निश्चित रूप से अगर एक पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से एक थोड़ी शांति आने लगी है, शुरुआत हुई है शांति की, और धीरे धीरे जो हमारी दृष्टि से जो दोनों तरफ संवाद हो रहा है तो धीरे धीरे रास्ते निकलेंगे इससे। ऐसा है, संघ की मतलब बहुत पहले से ये भूमिका है कि भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है और अपने अपने जगहों पर लोग अपनी अपनी भाषा में और बातें करते हैं, प्राथमिक शिक्षा उसी में लेना चाहिए, ये आग्रह भी सबका लगा हुआ है। तो मुझे लगता है ये बात तो पहले से स्थापित है। संघ के कार्यकर्ता निरंतर काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और हम लोगों ने पहले भी इन विषयों पर लगातार जागृति का काम किया है और लगातार अपने कार्यकर्ता देश भर में या उन प्रांतों में, उन जगहों पर जहां ये समस्या अधिक है, वहां पर भी प्रयास करते रहते हैं। जिस की आशंका थी, भाजपा
हर मोर्चे पर धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। सारे कार्ड फेंक किए, सब उल्टे पड़ते जा रहे हैं। तो अब आरएसएस उसकी मदद के लिए इस देश को दो टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रही है। और अब अमेरिका के उस स्टेल्थ फाइटर जेट की बात कर लेते हैं जिसे लकवा मार गया है। करीब 950 करोड़ के इस F-35B लड़ाकू विमान की हालत क्या हो गई है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कल से ये वीडियो दुनिया भर में वायरल है। आसमान का बेताज बादशाह जमीन पर रेंग रहा है, वो भी अपने दम पर नहीं, एक छोटी सी गाड़ी के सहारे। ये वो बेशकीमती नगीना है जिसे अमेरिका ने सर्वशक्तिमान फाइटर जेट का तमगा दिया। दुनिया में घूम घूम कर जिसका प्रचार किया गया। ये कहा गया कि अगर आपकी सेना में F-35 है तो आप अजय हैं। उस अजय स्टेल्थ की ऐसी हालत होगी ये उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। दरअसल ब्रिटिश एयरफोर्स का ये फाइटर जेट 14 जून से रनवे पर खड़ा था। मरम्मत की तमाम कोशिशें बेकार गईं तो अंत में ये तय हुआ कि इसे रनवे से हटाकर हैंगर में पहुंचाया जाए। 6 जुलाई यानी आपात लैंडिंग के 22 दिन के बाद इसे रनवे से हटाकर कुछ इस तरह हैंगर में पहुंचाया गया। इस दौरान विमान के आगे और पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियां भी चल रही थीं। बिल्कुल किसी VIP की तरह F-35B को पूरे सम्मान के साथ हैंगर में लाया गया। केरल में खड़ा मेड इन अमेरिका F-35B ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप का हिस्सा है। खराब मौसम और कम फ्यूल की वजह से 14 जून को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। तब से ये वहीं खड़ा है। इस लड़ाकू विमान को ठीक करने के लिए ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के टेक्निकल एक्सपर्ट की एक स्पेशल टीम भेजी गई है। ब्रिटिश वायुसेना के A400M एटलस एयरक्राफ्ट से इन्हें तिरुवनंतपुरम में छोड़ा गया। फिलहाल हैंगर में मौजूद F-35B की मरम्मत का काम चल रहा है। जेट में आई खराबी को जल्द दूर करने की कोशिश है जिसमें भारत भी सहयोग कर रहा है। यूके के रक्षा विभाग ने मदद के लिए भारत का आभार जताया है। शुरुआती जांच में पता चला था कि फाइटर जेट का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया, जो काफी गंभीर है क्योंकि यह सिस्टम सुरक्षित लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जरूरी होता है। इससे पहले भी रॉयल नेवी टीम के 3 इंजीनियरों ने बेजान पड़े F-35B में जान डालने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे। अब नई और भारी भरकम टीम पहुंच गई है। पिछले हफ्ते ये खबर आई थी कि अगर विमान ठीक नहीं हुआ तो इसके पुर्जे खोलकर ग्लोबमास्टर के जरिए सुरक्षित ब्रिटेन ले जाया जा सकता है। आगे क्या होगा ये जल्द पता चल जाएगा, लेकिन अमेरिका जिस फाइटर जेट को अब तक युद्ध में गेम चेंजर बताता रहा है, जिसके दम पर वो खुद को आसमान का बादशाह कहता है, वही फाइटर जेट आज अमेरिका की बेइज्जती की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी, जिसमें बात बिहार की होगी। बिहार में 4 महीने के बाद चुनाव है। राजनीतिक दलों के बीच वोटर्स के रिवीजन के मुद्दे पर राजनीतिक तलवारें खिंची हुई हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे पर तीखे हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बीच बिहार में भगवा हिंद वाला आइडिया फिर से ट्रेंड कर रहा है और इसे चर्चा के बाजार में लेकर आए हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उन्होंने बिहार में कहा है कि देश में बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद करना चाहती हैं। हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं जात बात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। बिहार की यह वो भूमि जिसने नीति दी, बिहार की यह भूमि जहां किशोरी जी प्रकट भई, बिहार की ये भूमि जहां हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। हम कह दें भैया,